नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जिले में खुले रहेंगे बाजार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, वन विभाग में पदस्थ थी मृतिका। आकाशीय बिजली गिरने से रोशना में एक वृद्ध की मौत। शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ गई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना। और अब खबरें विस्तार से। 1 जून से शासन द्वारा अनलॉक 1 के तहत जारी की गई गाइडलाइन के बाद बीते 2 दिनों से जिले में लगातार बाजार बंद करने को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर 4 जून को कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी करते हुए जिले में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की है। 2 जून को बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया कि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रखा जाएगा, जिसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने 3 जून को बाजार बंद करने के विषय में एक आदेश जारी किया था। स्वेच्छा शब्द का उल्लेख करते हुए शाम 7 बजे के बाद भी दुकान खुली रहने की बात कही गई थी। 4 जून को इस आदेश में संशोधन करते हुए बाजार खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया था, जिसके तहत 4 जून को इस आदेश में संशोधन करते हुए बाजार खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रह सकेंगे। प्रदेश के तमाम न्यायालयों में पूर्व की भांति कार्य कब से शुरू किया जाएगा, इसको लेकर अब तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते प्रदेश सहित जिले के तमाम न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आगामी आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व की तरह न्यायालयों के संचालन को लेकर जब तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से नए दिशा निर्देश जारी नहीं होते, तब तक जिले सहित प्रदेश के तमाम न्यायालयों में 2 चरणों में न्यायालयीन कार्य चलता रहेगा, जिसमें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सेशन न्यायालय का कार्य होगा, तो वहीं दूसरी ओर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मजिस्ट्रेट कोर्ट के कार्य संपन्न किए जाएंगे। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अभी एक 3-3 घंटे का कोर्ट लगाया जा रहा है। 11 से 2 सेशन न्यायालय लगता है और 2 से लेकर 5 बजे तक मजिस्ट्रेट कोर्ट काम कर रही है, जिनमें कि अर्जेंट वर्क को हमें काम करना है, संपादित करना है, और ये स्थिति 7 तारीख तक लागू रहेगी। और उसके बाद जो भी माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का जो भी आदेश आएगा, उसके अनुसार आगामी कार्रवाई के अनुसार ही न्यायालय संचालित होंगे। अरब सागर से निकले चक्रवाती तूफान ने वर्तमान में मौसम का रुख बदल दिया है, जिसका असर जिले में भी नजर आ रहा है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने का सिलसिला जारी है। बीती रात जिले के विभिन्न हिस्सों से हुई बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। आपको बता दें कि नौतपा के खत्म होने के साथ ही निसर्ग चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचा है, जिसके कारण मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। वहीं बालाघाट में भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 से 48 घंटे में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन की जीवन शक्ति योजना अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मास्क बनाने की एक योजना तैयार की गई थी, जिसका नाम जीवन शक्ति योजना रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र की महिलाएं मास्क बनाकर संबंधित नगर पालिका क्षेत्र में विक्रय करती है। प्रति मास्क 11 रुपये नग के हिसाब से महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में 6800 मास्क खरीदे गए हैं। इसके बाद शासन के द्वारा इसका पोर्टल भी पंजीयन बंद कर दिया गया है। कई महिलाएं वर्तमान में मास्क को लेकर नगर पालिका पहुंच रही है, लेकिन पोर्टल बंद होने की जानकारी संबंधित विभाग के द्वारा दी जाती है। इस विषय पर संबंधित विभाग के अधिकारी कैमरे पर बोलने से परहेज करते हुए दिखाई देते, जिससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनाने की पहली योजना ही पहली सीढ़ी पर फेल हो रही। कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्रों से आकर बालाघाट जिला मुख्यालय में पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्रों के सामने किराया देने के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।
जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्रों ने 4 जून को जिला प्रशासन को अपनी परेशानी बताई। वैसे देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी के फैलते हुए पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र जो अपने बालाघाट में महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और रूम किराए से रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम लोगों ने छात्र संघ ने निश्चय लिया कि क्यों ना छात्रों के हित में रूम रेंट माफ़ी या उन्हें एक सरकार द्वारा एक विशेष प्रकार का मानदेय प्रदान किया जाए, जिससे उन लोगों की परेशानियां दूर हो जाए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, हम लोग के पास एक सूची भी तैयार हो रही है, जिससे कि उन लोगों के नाम हम लोग ऐड कर रहे हैं और उन लोग की सूची बनाकर रख रहे हैं। कितने छात्रों में ऐसे कई सैकड़ों हजारों छात्र जो हमारे बालाघाट में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से रह रहे हैं। जो सरकार ने तो कहा है कि अभी रेंट नहीं लिया जाएगा मकान वाले, फिर भी कई लोग हैं ना यहाँ पर रेंट वगैरह की मांग कर रहे हैं, तो उन लोग को बहुत सारी। कोरोना संकट के चलते वर्तमान में हालात काफी बदले हैं। इस संकट से उबरने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा शासन की गाइडलाइन के तहत विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते छोटे व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं नगर के कुम्हार और मूर्तिकार जो अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाकर जीविका चला रहे हैं, उनके सामने भी कोरोना संक्रमण ने सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच कुछ ही महीनों में धार्मिक त्योहारों का सिलसिला आरंभ हो जाएगा, लेकिन अब तक मूर्तिकारों ने इन त्योहारों को लेकर विभिन्न धार्मिक प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो कहीं उन्हें और भी अधिक नुकसान न उठाना पड़े। इस संदर्भ में मूर्तिकारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या करेंगे, अब बारिश में मूर्ति का सीजन रहता था, अब वो भी पता नहीं, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है कि वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, बना के रखेंगे। तो आप लोग मूर्ति बना रहे हैं? बनाए, अब सोच रहे हैं बनाने के लिए, पर मिट्टी की सुविधा नहीं है। मिट्टी बाहर से लाने नहीं दे रहे, गाँव वाले भी वहाँ के मना कर रहे कि हमारे गाँव से नहीं ले जा सकते, तुम अपने इधर से ही ले जाओ बोले और वहीं से बनाओ करके। अच्छा, जैसे बड़ी मूर्तियाँ बैठाई जाती है वो भी नहीं बैठेगी बोल दी, मना कर दी। इस बार जो अपनी सार्वजनिक मूर्तियां बैठती थी ना, वो भी नहीं बैठेगी, मना कर दी उसकी। ये जानकारी आपको किसने दी है? ये जानकारी अपने को मिली थी, गुड्डू भैया ने बोले थे कि इस बार घरेलू मूर्ति बैठ सकती है। अच्छा, ये मूर्तियां नहीं बनेगी बोले, और बनेगी भी तो सिर्फ अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई? अभी नहीं हुई है इसकी, अभी वो देखेंगे, अपन एक बार जाकर बात करेंगे वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में, क्या बनाए कि नहीं बनाए, तो वैसा फिर दूसरा काम करेंगे। बनाने को बना के रख लेंगे, मगर इनकी संभावना नहीं है कि भी ये बिक जाए या नहीं बिके, तो उसका कोई अनुभव नहीं है। अब इधर उधर से करके अपना ऐसा है कि रोजी रोटी चला रहे हैं। अब ये बना लें, उसमें ऐसा है कि किसी से भी 100, 500, 1000 ले लें, तो उसमें ऐसा है ना कि भी ना बिका माल तो फिर उसको अगले को कहाँ से पैसे हम देंगे। ये जवाबदारी के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो इस साल आपने कितने मटके और ये सब बनाए थे? ये तो सब पड़ा हुआ है साहब। लगभग कितने का माल बनाए थे? 10-5 बिक जाते हैं हफ्ते भर में, कभी 1, कभी 4, कभी 2, इसीलिए अपना घर गुजारा चल जाता है। तो अभी कितना माल पड़ा हुआ है आपके पास? तो हमारा 10-5 हज़ार का माल पड़ा हुआ है, नहीं बिका है अभी? नहीं बिका है, यानी काफ़ी नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया। जिले के बैहर पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में फरार आरोपी को बमनी फाटा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र यादव 19 वर्ष ग्राम मोवाला निवासी को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस माह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही लगने वाले हैं। 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे देश भर में एक निश्चित समय के लिए देखा जा सकता है। ज्योतिष विदों की माने तो 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश में नहीं होगा, लेकिन 21 जून को सूर्य ग्रहण के व्यापक असर होंगे। आपको बताएं कि इस वर्ष 4 चंद्र ग्रहण लगने हैं, जिनमें से एक चंद्र ग्रहण 1 जनवरी को लग चुका है। इसके अलावा 5 जून सहित जुलाई और नवंबर महीने में चंद्र ग्रहण लगेगा। इस संदर्भ में पंडित हरिश्चंद्र दुबे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। होने वाला है तो अपने यहाँ क्या भारत में इसकी स्थिति? भारत में दृष्टि नहीं होने के कारण उसका प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, ये विदेशों में अपने यहाँ है कोई ऐसी? अपने भारत में नहीं, भारत में लागू नहीं होगा उसका प्रभाव। अच्छा पंडित जी, ये बताएं वो होने वाला है चंद्र ग्रहण, उसमें क्या स्थिति बनेगी? चंद्र ग्रहण मतलब ये चंद्र ग्रहण है, ये तो खैर विश्व पे लागू होता है, बाकी जहाँ दिखाई देता है उसका प्रभाव वहीं होता है। अच्छा, जहाँ दृष्टि नहीं होता, जहाँ दिखाई नहीं देता, मतलब वहाँ प्रभाव ही नहीं होता है।
शासन द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए नई योजना तैयार की गई है, जिसका आदेश अभी मंडी तक नहीं पहुंचा है। गोंगले कृषि उपज मंडी के प्रभारी सचिव अंबुलाल दहीकर बताते हैं कि शासन का आदेश अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही गाइडलाइन मिलेगी उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। बाकी अभी ऐसे कोई आदेश नहीं है। फिर भी किस तरीके की तैयारी करेगा ऐसे आदेश आते हैं? जो शासन के सर्कुलर आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बालाघाट में संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऐसा? नहीं, वो तो पूरे देश के लिए करेंगे, पूरे प्रदेश के लिए करेंगे, तो शासन स्तर पे होगा। तो फिर भी किसान कैसे दिख पाएगा कि मुझे अपनी धान मतलब दिखाएगा कैसे व्यापारियों को कि मैं इस मंडी में बेचना चाह रहा हूँ? फिलहाल तो लॉकडाउन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान व्यापारियों के प्रतिष्ठान पे बेचने के लिए, ताकि मंडी में भीड़ भाड़ न लगे, बेच सकते थे, व्यापारी किसान के खेत से ले सकता था, मतलब भीड़ भाड़ न लगे करके कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए ये किया। गुरुवार की सुबह 3:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण थाना के अंतर्गत रोशना गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग हंसलाल मेश्राम की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह 3:30 बजे बारिश हो रही थी। इस दौरान हंसलाल मेश्राम घर के बाहर निकले, तभी यह आकाशीय बिजली की चपेट में भी आ गए। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये रात में सोए हुए थे और सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये बाथरूम के लिए उठे। उसी समय बिजली का कड़कना हुआ और इनको बिजली से करंट लगने की वजह से इनके ये गिर गए और फिर गिरने के बाद में बेहोश हो गए। फिर उसी समय हम लोग इनको तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किए, तो हम लोग इनको ऑटो से लेकर के बालाघाट लेके आए, फिर यहाँ एडमिट करें। तो यहाँ हमको डॉक्टर साहब ने बताया कि अब ये नहीं रहे करके। ये 5:30 बजे करीबन एक अस्पताल तहरीर डॉक्टर साहब द्वारा लिखित लाया गया कि ग्राम रोशना का हंसलाल मेश्राम को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत अवस्था में लाने के संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर तहरीर के आधार पर अस्पताल चौकी में 0 पर मर्ग कायम किया गया है, जिसका 100 पंचनामा कार्रवाई कर संबंधित थाना नवेगांव को मर्ग डायरी भेजी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के पहले से ही प्रदेश शासन के द्वारा जिले के बाहर और भीतर बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। 2 महीने से अधिक समय से खड़ी बसों को शुरू करना बस ऑपरेटरों के लिए परेशानियों भरा दिखाई दे रहा है। बस ऑपरेटर संघ के सचिव श्याम कौशल स्वयं बताते हैं कि लंबे समय तक बसें खड़े रहने की वजह से बैटरियां खराब हो गई है, ऑयल सूख गया है। यही नहीं, कई गाड़ियों की बैटरी भी चोरी तक हो गई है। इस कारण दोबारा बस संचालन करने से पहले बस ऑपरेटरों के आगे ऐसी कई खर्च शामिल होंगे। बहुत कठिनाई है उसमें। जो गाड़ी खड़ी है, बैटरी सूख गई, गाड़ी चालू नहीं करे, बैटरी सूख गई। कई गाड़ी के सामान ऐसे कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर हो चुका है। कई सामान बहुत से लोगों की मेरी तो 2-3 बैटरी चोरी हुई है। गाड़ी खड़ी तो खड़ी, चालू करने में दिक्कत आएगी, ऑयल से लेके हर चीज़ में दिक्कत आएगी। रूटीन कार्यों से हटकर कोविड-19 योजना के तहत डोर टू डोर सर्विस करने वाली आशा और आशा सहयोगियों को घोषणा के अनुरूप 10,000 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव दिए जाने, पीपीटी किट प्रदान करने, रुका हुआ मानदेय, भारत आयुष्मान और एनसीटी सर्वे का मानदेय दिए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश आशा और आशा सहयोगी प्रकोष्ठ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन अभी कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा जूझ रही है और ये सारे कार्य को डोर टू डोर कर रही है। आने वालों को पूरा लिख करके और पूरे अपने डायरी में नोट करती हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग और सारे कोरोना वायरस के संबंध में पूरी समझाइश देती है और उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए पूरी हिदायत देती है घर घर जा कर के। उसके बाद भी जैसे जो लेटर हम लोग दे रहे हैं सीएम साहब के नाम पे, तो उन्होंने कहा था कि रूटीन इंसेंटिव से हटके हम अपनी आशा सहयोगिनी के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सारे लोग को जो कार्य कर रहे हैं उनको 10,000 अलग से देना है। तो आज तक इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। आशा और आशा सहयोगी एक ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली एक कार्यकर्ता है और हमें यानी सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है अभी तक। यानी हमारे पास कोई किट नहीं है, बस एक सैनिटाइज़र है हमारे पास और एक मास्क अभी तक हमें मिला। और वो मास्क हमें यानी जब मार्च महीने में ही मिला था और अभी उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। और सुरक्षा किट के नाम पे हमें एक साबुन दी गई है
2 यानी मास्क दिए गए हैं और एक सैनिटाइजर की बोतल, जो कितने दिन चलेगी। सुरक्षा के नाम पे आशा सहयोगी के पास कुछ नहीं है। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि हम आशा बहनें और सहयोगी बहनों को सुरक्षा किट के नाम पे एक पीपीटी किट प्रदान की जाए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि 10,000 रुपए मानदेय दिए जाने का यह मामला उच्च स्तर का मामला है। मानदेय को लेकर काफी लंबे समय से मानदेय वगैरह क्या तो देखिए हमारे पास में नहीं है। हमको तो जो आदेश जैसे प्राप्त होंगे ये वरिष्ठ कार्यालयों को निर्णय करना है कि मानदेय क्या करें। जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रहे प्रसूताओं की मौत के मामलों से अस्पताल प्रबंधन अनजान नजर आ रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन किसी भी मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो अप्रैल माह में सिर्फ 2 प्रसूताओं की मौत हुई है। वहीं मई माह में महज 4 प्रसूताओं की उपचार के दौरान मौत हुई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताए जा रहे ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अप्रैल माह को यदि छोड़ भी दिया जाए तो मई माह के अंतिम दिनों से लेकर जून तक जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 7 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन प्रसूताओं की इन मौतों के आंकड़े को छुपा रहा है। 7 महिलाओं नहीं, कौन बता दिया आपको सप्ताह भर में 7 मौत हो गई। कुल मिलाकर के अभी तक जो है वहाँ पर अप्रैल के महीने में 2 और मई के महीने में 4 डेथ हुई। 2 दिन पहले जिले के बिरसा के मानेगांव के मानसिक रूप से पीड़ित 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोपी दुखू उर्फ गुलाब विश्वकर्मा 60 वर्ष को गिरफ्तार कर बैहर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उप जेल बैहर भिजवा दिया गया। बता दें कि 2 जून की सुबह मानेगांव से कुछ दूर खेत के पास डबरा की झाड़ी में 21 वर्ष की लड़की की लाश देखी गई थी, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। कोतवाली क्षेत्र के समनापुर रोड पर चौपाया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार दंपति घायल हो गए। घायल दंपति में विजया पति प्रदीप श्रीवास्तव 59 वर्ष की चित्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 6 बालाघाट निवासी की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल उनके पति प्रदीप श्रीवास्तव को जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर किया गया। दोनों पति पत्नी वन विभाग में कार्यरत हैं। 4 जून को 12 बजे करीब यह दुर्घटना उस समय हुई जब प्रदीप श्रीवास्तव अपनी पत्नी विजया को मोटरसाइकिल में बालाघाट से वन चौकी धापेवाड़ा छोड़ने जा रहे थे। ये लोग जा रहे थे अपने जंगल ड्यूटी में। अच्छा। रास्ते में 4 व्हीलर से टक्कर आई। 4 व्हीलर कहाँ की घटना हुई? ये धापेवाड़ा के आसपास। अच्छा, कौन कौन थे साथ में? पति पत्नी थे, जा रहे थे दोनों साथ में। हाँ, वो सीरियस है तो गोंदिया में एडमिट है। पति? जी हाँ, प्रदीप श्रीवास्तव। कितने बजे घटना है ये 12 के आसपास। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।